बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस सेशन में हम जनवरी के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स से रेलिवेंट हैं उनको हम देखेंगे, और उसके साथ साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड जितने भी होगी वो भी आपको साथ साथ दूंगा, ताकि आप एक चीज के साथ उससे रेलिवेंट बहुत सारी चीजें और भी सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं जो कि जनवरी के महीने में वकूअ पज़ीर हुए हैं। सबसे पहले, हाउ मच गवर्नमेंट ऑफर टू पे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स टू क्लियर डेब्ट। हाल ही में गवर्नमेंट ने जितने भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिन्हें आईपीपी कहा जाता है, उनका कर्ज खत्म करने के लिए उन्हें कुछ ऑफर की थी। तो आपने बताना यह है कि वो गवर्नमेंट ने कितनी ऑफर की थी। हमारे पास ऑप्शन है 450 बिलियन, सेकंड ऑप्शन इज 420 बिलियन, and third option is 425 billion, and the right answer of this question is 450 billion on 1st January 2020. IPPs are private entities to generate electricity. IPPs independent power producers हैं जो कि privately electricity generate करते हैं, इनके power units हैं, और वहां से गवर्नमेंट खरीद के फिर आगे हुकूमत को देती है, और वहां से गवर्नमेंट खरीद के फिर आगे पब्लिक को हुकूमत जो है वो देती है। सर्कुलर डेट की बात करें तो 2.3 ट्रिलियन है, यानी 2300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जो कि एंड ऑफ जून 2020 तक ये उसकी शरह थी। और अगर उसके बाद की हम बात करें तो अब तक सर्कुलर डेट में मजीद जो है वो इजाफा हो चुका होगा। थोड़ा सा मैं आपको सर्कुलर डेट के बारे में बता देता हूं कि सर्कुलर डेट उस डेट को कहते हैं कि जो मुख्तलिफ एंटिटीज के बीच में सर्कल कर रहा है, यानी गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं आईपीपीज ने पैसे देने हैं जो आयल उन्होंने इंपोर्ट किया है उसके, और जो आयल कंपनी से उन्होंने जहां से आयल यहाँ लाई है उनके पैसे देने हैं। तो इस तरह ये एक डेट है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज में या मुख्तलिफ इदारों के बीच में सर्कुलेट कर रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डेट। 2019 में अगर हम सर्कुलर डेट की बात करें, जून 2019 में, तो 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, जो कि जून 2020 में 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से रेलिवेंट सर्कुलर डेट के हवाले से इंफॉर्मेशन है। व्हेन गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू पे $28.706 मिलियन in damages to the Washington based asset recovery firm Broadsheet LLC। हुकूमत ने कब मंजूरी दी 28.706 मिलियन डॉलर अदा करने की, जो कि वाशिंगटन बेस्ड एसेट्स रिकवरी फर्म है ब्रॉडशीट LLC के हवाले से, उसने हुकूमत ने उसके पैसे देने की मंजूरी कब दी है। ऑप्शन में हमारे पास है 1st ऑफ जनवरी 2021, 4th ऑफ जनवरी एंड 5th ऑफ जनवरी। और इस सवाल का सही जवाब है कि गवर्नमेंट ने ब्रॉडशीट LLC को 28.706 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी 1 जनवरी 2021 को की। यानी गवर्नमेंट ने साल का आगाज जो है वो बड़े अच्छे काम से किया, और इन्होंने 28.706 मिलियन डॉलर की रकम जो है वो ब्रॉडशीट को दी, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट है। इस तस्वीर में आप इन साहब को देख सकते हैं, ये ब्रॉडशीट LLC के CEO और ऑनर हैं, और इनका नाम है कावे मुसावी, जो कि इस तस्वीर में आपको नजर आते हैं। एसेट रिकवरी के हवाले से मैं बात करूं तो इसका काम का आगाज मुशर्रफ दौर में 2000 में उन्होंने ये कंपनी हायर की थी, या इसके साथ मायदा किया था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने। और इसका मकसद ये था पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है जिनके एसेट्स बाहर के ममालिक में ऑफशोर कंपनीज की सूरत में मौजूद है, तो उनका पता लगाया जाए और उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने ब्रॉडशीट LLC हायर किया, और मायदे में ये बात शामिल थी कि जो भी रिकवरी होगी उसका 20% ब्रॉडशीट LLC को देगी। लेकिन ब्रॉडशीट LLC और गवर्नमेंट के दरमियान ये मायदा चल ना सका, और 2003 में उनके दरमियान ये मायदा खत्म हो गया। वहां से फिर कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में चलता रहा, जो कि लंदन हाई कोर्ट तक पहुंचा, और फिर लंदन हाई कोर्ट में इसके ब्रॉडशीट LLC के हक में फैसला हुआ, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 28.706 मिलियन डॉलर्स जो कि ब्रॉडशीट LLC को डैमेज के हुआ था उसके जुमरे में उनको पेश करने पड़े। और इस हवाले से जब गवर्नमेंट ने इनकार किया तो फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि लंदन में है उसके जो बैंक अकाउंट्स थे वो उनको फ्रीज किया गया,
लिया और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो गई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 को $28.706 मिलियन तकरीबन 280 करोड़ रुपए बनते हैं, ये उन्होंने ब्रॉडशीट LLC को दिए। When American citizen hunted down the longest horned मारखोर, अमेरिकन सिटीजन ने हाल ही में एक लॉन्गेस्ट हॉर्न, सबसे लंबे सींगों वाला मारखोर का शिकार किया था। आपने डेट बतानी है, 2 जनवरी 2021, 4 जनवरी और 6 जनवरी, एंड द राइट आंसर इज 2 जनवरी 2021। 2 जनवरी 2021 को अमेरिकन शहरी हैं जिन्होंने ये सबसे लॉन्गेस्ट हॉर्न का मारखोर है उसका शिकार किया था, और इनका नाम था एडवर्ड जोसेफ हडसन। एडवर्ड जोसेफ हडसन थे जिन्होंने इस मारखोर का शिकार किया था, और ये चित्राल का एरिया है, तोशी साशा कंजर्वेशन एरिया, वहां से इस मारखोर को उन्होंने शिकार किया था। इस मारखोर की उम्र 10 साल थी और इसके जो सींग है वो 44 इंचेस यानी तकरीबन 4 फीट के करीब जो है वो लंबे थे। तो इस हवाले से ये लॉन्गेस्ट हॉर्न मारखोर था जो कि अमेरिकन सिटीजन ने हंट डाउन किया था। When India became non-permanent member of the United Nations Security Council for 2 years, इंडिया हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 साल के लिए। तो वो किस डेट को जो है ये इंडिया इस नॉन परमानेंट सीट पर मेंबर बना है? ऑप्शन हमारे पास है 1 जनवरी 2021, 4 जनवरी और 6 जनवरी, और सवाल का सही जवाब है 1 जनवरी 2021। यानी इंडिया 1 जनवरी साल 2021 के साल के पहले दिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पर 2 साल के लिए मुंतखब हुआ है। इंडिया जो है ये नॉन परमानेंट सीट जो है इसके ऊपर 8वीं मरतबा मुंतखब हुआ, यानी इससे पहले वो 7 मरतबा इससे पहले नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रह चुका है, एंड दिस इज द 8th टाइम व्हेन इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ दिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए टर्म ऑफ 2 years। इसके अलावा अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग की तो 184 वोट्स जो है जो इंडिया के हक में पड़े हैं आउट ऑफ 193 मेंबर्स। इंडिया के साथ साथ कुछ और ममालिक भी हैं जो कि उसके साथ 2 साल के टर्म के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। उनमें आई से इंडिया है तो आई के साथ आयरलैंड भी है, इसी तरह एम के साथ मैक्सिको है और एन के साथ नॉर्वे है। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 4 कंट्रीज हैं जो कि इस दफा 1 जनवरी 2021 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। तो यहाँ से आप उनको याद कर सकते हैं, आई फॉर इंडिया, आई फॉर आयरलैंड, देन एम फॉर मैक्सिको एंड एन फॉर नॉर्वे। तो इस तरह अल्फाबेटिकली ये मेंबरशिप की सीक्वेंस चलती है। तो आई से 2 कंट्रीज हैं और फिर एम और एन के साथ 2 कंट्री हैं। तो कुल मिलाकर 4 कंट्रीज हैं जो कि नॉन परमानेंट सीट की मेंबर पर जो है वो मुतमक्किन हुए हैं। हाउ मनी कोल माइनर्स वर किल्ड इन मच इंसिडेंट? मच बलूचिस्तान के इलाके में हाल ही में एक अटैक हुआ है कोल माइनर्स के ऊपर। तो कितने लोग थे और किस तारीख को यह वाकया पेश हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है 11 कोल माइनर्स, ऑप्शन बी इज 14 एंड ऑप्शन सी इज 16 कोल माइनर्स। और इस सवाल का सही जवाब है 11 people or 11 coal miners were brutally killed by the terrorist and that was on 3rd of January 2020। और ये अलमनाक वाकया, अंदोहनाक वाकया 3 जनवरी 2021 को पेश आया था। अब तक 2012 से लेकर 2017 की बात की जाए तो 500 से ज्यादा हजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो टेररिस्ट अटैक में जो है वो हलाक हो चुके हैं या वह उनका शहीद किया जा चुका है। हजारा कम्युनिटी ने इस किलिंग के खिलाफ, ब्रूटल किलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट का आगाज किया था 3 तारीख को, और ये उनका जो एहतजाज था ये 6 दिन जारी रहा और 9 जनवरी 2021 को उन्होंने अपना ये प्रोटेस्ट खत्म किया था जब उनके मुतालबात मंजूर हुए थे गवर्नमेंट के साथ। तो इस तरह उनका ये धरना उनकी डेड बॉडीज के साथ 6 दिन तक जारी रहा था और 6 दिन के बाद 9 जनवरी को उन्होंने अपनी डेड बॉडीज जो है वो उनको दफनाया था और इसके साथ ही उनका धरना जो है वो खत्म हुआ था। When Braille Day is observed, इंटरनेशनली एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे ब्रेली डे कहते हैं। तो आपने बताना ये है कि वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है 2 जनवरी 2021, 4 जनवरी और 6 जनवरी 2021। और इस सवाल का सही जवाब है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी आप कह सकते हैं। तो ब्रेली डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली 4 जनवरी को। 4 जनवरी को इंटरनेशनली ये दिन मनाया जाता है। ब्रेली के हवाले से तो आपको बताता चलूं कि लुइस ब्रेली जो है वो जो फ्रेंच
सिटीजन थे और वो खुद ब्लाइंड थे। लुइस ब्रेली ने जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है उनकी मदद के लिए, उनकी लिखने और पढ़ने को समझने के लिए एक तरीका दरियाफ्त किया था जिसे ब्रेली लैंग्वेज कहते हैं। बेसिकली ये एक स्टाइल या एक वे ऑफ लर्निंग है। तो उस हवाले से ये उन्होंने ब्रेली जो लैंग्वेज है ये डिस्कवर की थी, ये इंट्रोड्यूस करवाई थी 1824 में। 1824 में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। लुइस ब्रेली का ताल्लुक फ्रांस से है और वो 3 साल की उम्र में जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, एट द एज ऑफ 3 इयर्स। और उन्होंने ब्लाइंड के हवाले से जो इन्वेंशन जो की है, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये 1824 में किया था, जबकि वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में वहां पे वो पढ़ रहे थे, जो कि पेरिस में वाक़ है। ये एक तरह का वे या स्टाइल है टू रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, यानी वो लोग जो कि देख नहीं सकते वो इसकी मदद से, डॉट्स की मदद से पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। सो दिस सिस्टम और दिस वे इज कॉल्ड ब्रेली सिस्टम और ब्रेली लैंग्वेज। When Saudi Arabia's Al Ula hosted the summit of Gulf Cooperation Council GCC leaders, सऊदी अरबिया ने अल उला के मकाम पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट जो है वो मुनक्किद किया था। तो आपने डेट बतानी है कि किस तारीख को ये समिट मुनक्किद हुआ था। अब ऑप्शन हमारे पास है 5th ऑफ जनवरी, 4th ऑफ जनवरी और 6th ऑफ जनवरी 2021, और इस सवाल का सही जवाब बनता है 5th ऑफ जनवरी 2021। यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो इजलास हुआ है 5 जनवरी 2021 को मुनक्किद हुआ है और ये होस्टिंग हुई है अल उला के मकाम पर। तो मैं आपको बताता चलूं, अल उला जो है ये एक सिटी है जो कि मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर वाक़ है। तो वहां पर इस दफा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीसीसी कहते हैं, उनके लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। दिस वाज द 41st समिट व्हिच वाज हेल्ड एट अल उला। ये 41वां इजलास था जीसीसी का जो कि अल उला के मकाम पर मुनक्किद हुआ था। जीसीसी की अगर बात की जाए तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 में बनी थी और इसके मेंबरान की तादाद 6 है। कुल 6 मेंबरान हैं, जिनमें कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं। तो ये 6 ममालिक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रुकन ममालिक हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये वाला जो समिट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस समिट के नतीजे में कतर और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे, जो जीसीसी कंट्रीज थे, उनके रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप काफी बहाल हो गए हैं। उनके दरमियान फजाई ऑपरेशन दोबारा से बहाल हो गया है, जो कि 2017 से कतर और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बिलखुसूस यूएई और सऊदी अरबिया के बीच में। तो उससे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन हुआ है कतर और इनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो कि 2017 से इन ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर कॉन्फ्लिक्ट और स्टैंड ऑफ की पोजीशन चल रही थी। और इस 41st सेशन के बाद इन ममालिक के दरमियान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन भी हुआ है। When Nepalese climbers made first winter summit of K2, हाल ही में नेपाल के जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि K2 को सर्दियों में पहली दफा उन्होंने सर किया था। तो ये डेट आपने बतानी है कि किस तारीख को उन्होंने ये हिस्टोरिकल फीट सर अंजाम दिया था। ऑप्शन हमारे पास है 15th ऑफ जनवरी, देन 14th ऑफ जनवरी एंड थर्ड वन इज 16th ऑफ जनवरी। और इस सवाल का सही जवाब है 16th ऑफ जनवरी 2021 को नेपाल के क्लाइंबर्स हैं, 10 मेंबर्स की इनकी टीम थी जिन्होंने ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। K2 को उन्होंने सर्दियों के मौसम में, विंटर के मौसम में उन्होंने जो है वो सर किया है और ये रिकॉर्ड है। और ये आजाद करने वाले वो पहले जो है वो क्लाइंबर्स हैं जो कि सर्दियों के मौसम में जिन्होंने K2 को सर किया है। K2 के हवाले से मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि इसका असल नाम माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन है, जिसके हवाले से अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि K2 का रियल नेम क्या है। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसका रियल नेम है और ये कुराकरम रेंज में पाई जाती है। K फॉर कुराकरम एंड K फॉर K2। इस तरह ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज को K2 को सबसे पहली मर्तबा कब जो है वो सर किया गया था, स्केल किया था, और वो कौन है। तो जो फर्स्ट असेंडर थे जिन्होंने K2 को सर किया था उनमें थे अशाइली कॉम्पैगनोनी और दूसरे थे लाइनो लासीडेली। अशाइली कॉम्पैगनोनी और लाइनो लासीडेली। और 31st ऑफ जुलाई 1954 को, ये डेट आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 31st ऑफ जुलाई 1954 को वेरी फर्स्ट टाइम K2 पहाड़ी जो है उसको सर किया गया था अशाइली कॉम्पैगनिनो और लाइनो लासीडेली ने। K2 के नाम के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका नाम
नाम K2 क्यों रखा गया है और इसका रियल नेम गॉडविन ऑस्टिन क्यों रखा गया है। तो इस हवाले से दिलचस्पी मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो ये बात है कि K2 जो है वो डिस्कवर हुई थी 1856 में, 1856 में ये डिस्कवर हुई थी जब कर्नल T.G. मॉन्टगोमरी जो थे उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्वे कंडक्ट किया था, तो उस हवाले से उन्होंने इसको K2 कहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये कराकोरम रेंज की सेकंड पीक है जिसको उन्होंने मेजर किया था या उसका सर्वे किया था, तो उस हवाले से उसने इसको K2 कहा था, तो जहां इससे इसका नाम K2 स्टार्ट हुआ। अब इसका नाम जो है वो गॉडविन ऑस्टिन क्यों पड़ा था, तो ये नाम जनाब पड़ा था माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जो उसके फर्स्ट सर्वेयर थे कर्नल H.H. गॉडविन ऑस्टिन, जिन्होंने सबसे पहले 19th सेंचुरी में जो है वो इसका सर्वे किया था, तो उसी मुनासिबत से इस माउंटेन का नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन रखा गया। When Pakistan asked Bangladesh to use the tripartite agreement of 1974, हाल ही में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1974 के मायदे को जो है वो अमल दरामद के बारे में कहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस एग्रीमेंट की हवाले से कब जो है वो रिक्वेस्ट की है, तो 7th of January, 9th of January और 12th of January, और इस बात का सही जवाब है 7th of January 2021, यानी 7 जनवरी को पाकिस्तान ने बांग्लादेश की तरफ एक दफा फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ट्राई पार्टी जो एग्रीमेंट हुआ था 1974 में उस पर अमल दरामद करने के हवाले से और उससे एसोसिएटेड जो चीजें थी उस पर अमल दरामद के हवाले से एक मरतबा फिर बांग्लादेश को दावत दी है। ये जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था तो इसका मकसद ये था कि जो इंडिया दोनों मालिक के दरमियान जितने भी बायलैटरल इश्यूज थे, बिलखुसूस जो दोनों मालिक में जो महाजरीन पाए जाते हैं दोनों मालिक के, उस हवाले से उसको हल करने के हवाले से ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था 1974 में। When Prime Minister Imran Khan launched Special Technology Zones Authority (STZA), इमरान खान ने हाल ही में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कायम की गई थी जिसका नाम था STZA। तो उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह कब किया था, इस अथॉरिटी का क़याम कब अमल में आया था। ऑप्शन हमारे पास है 8th of January, then 7th of January और 6th of January, and the right answer for this question is 8th of January। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी जो बनाई गई है उसकी डेट है 8th of January, यानी 8 जनवरी को उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है और उसके जो पहले चेयरमैन है उनका नाम है आमिर अहमद हाशमी, जो कि STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। When decision support system for inflation has approved, कब एक सिस्टम बनाया गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन DSSI, इसकी मंजूरी कब दी गई। ऑप्शन हमारे पास है 8th of January 2021, 7th of January और 6th of January 2021, and the right answer is 8th of January, यानी 8th of January को DSSI को भी मंजूरी दी गई और इसका मतलब है और इसकी फुल फॉर्म है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन। अब इसकी मंजूरी देने का जो मकसद है वो क्या है कि हुकूमत 17 बड़े शहरों में जो जितने भी अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी प्राइस को रिकॉर्ड और मॉनिटर करने के हवाले से ये सिस्टम बनाया गया है, इसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन कहते हैं, ताकि प्राइस के हवाले से इसको मॉनिटर किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए और जो लोकल एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस को चेक किया जाए और ज्यादा जो लोग मुनाफा कमाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैंक किस बैंक को उस हवाले से डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है हबीब बैंक, देन मीजान बैंक एंड थर्ड इज मुस्लिम कमर्शियल बैंक, और इस सवाल का सही जवाब है मीजान बैंक को 8 जनवरी 2021 को बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th of January अगेन 8th of January से रेलिवेंट है ये क्वेश्चन और यहाँ पे बैंक की बात हो रही है, तो दैट वाज मीजान बैंक जिसको 2021 का बेस्ट बैंक जो है वो करार दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो बेस्ट बैंकिंग अवार्ड्स का जो सिलसिला है ये 5 साल पहले शुरू हुआ था और ये 5th पाकिस्तानी बैंकिंग अवार्ड है जो कि मीजान बैंक को दिया गया है। When Australia changed one word in its national anthem, ऑस्ट्रेलिया ने अपने कौमी तराने में एक वर्ड की तब्दीली की है, तो वो डेट आपने बतानी है कि किस डेट को उनने वो तब्दीली की है और वो क्या तब्दीली की है।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन हमारे पास है 9th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी एंड 12th ऑफ जनवरी, एंड दिस इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन 10th ऑफ जनवरी 2021। यानी ऑस्ट्रेलिया ने 10 जनवरी 2021 को अपने कौमी तराने में एक लफ्ज की तब्दीली की है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से लाइन्स थी जिनमें उन्होंने तब्दीली की है। जो सेकंड लाइन में उन्होंने तब्दीली की है उसके वर्ड्स थे वी आर यंग एंड फ्री। दीज वर दी वर्ड्स विच वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ देयर नेशनल एंथम। अब उन्होंने चेंज जो किया है वी आर वन एंड फ्री, यानी उन्होंने यहाँ पे जो यंग था उसको खत्म कर दिया है और यंग की जगह उन्होंने वन लगा दिया है, यानी वी आर वन एंड फ्री एंड प्रीवियसली इट वाज वी आर यंग एंड फ्री। तो इसको आपने याद रखना है। डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है 10th ऑफ जनवरी, और ये अल्फाज भी आपने याद रखने हैं कि वी आर वन एंड फ्री। विच कंट्रीज प्लेन क्रैश्ड इनटू सी ऑन 10th ऑफ जनवरी। 10th ऑफ जनवरी के हवाले से इंपॉर्टेंट इवेंट है। 10 जनवरी को एक मुल्क का जहाज जो है वो समुद्र में गिर गया था, तो आपने वो बताना है कि वो कौन सा जहाज था जो कि समुद्र में गिरा था, उसका किस मुल्क से ताल्लुक है। ऑप्शन में हमारे पास है क्यूबा, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया एंड ऑप्शन सी इज मैक्सिको। और इस सवाल का सही जवाब है मुस्लिम ब्रदर कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये जहाज था जो कि 10 जनवरी 2021 को समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। ये सीरी बजाया की एयर फ्लाइट थी और इसका नंबर था 182, और इसमें कैप्टन अफवान जो इसके इंचार्ज थे, जो जहाज को उड़ा रहे थे। और ये जहाज जो है जावा सी जो कि जकार्ता के नजदीक है वहां गिरकर ये तबाह हुआ है। इसमें कुल 62 लोग सवार थे और अमले के 6 अरकान के साथ साथ 62 लोग सवार थे जो कि इस हादसे में शहीद हुए हैं। वंस अगेन इंपॉर्टेंट थिंग 10th ऑफ जनवरी आपने याद रखनी है। दैट वाज द डे ऑन व्हिच दिस हॉरिबल इंसिडेंट टुक प्लेस। इसका ताल्लुक इंडोनेशिया से था और इसकी फ्लाइट जो है सीरी जावाया एयर फ्लाइट थी 182। इसमें कुल जो है 62 पीपल्स इंक्लूडिंग 6 क्रू मेंबर्स, और ये जावा सी में गिरकर तबाह हुआ है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में किसी तरीके से पूछी जा सकती हैं। When RAAS the RAST first instant payment system was introduced in Pakistan। पाकिस्तान में एक और पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे रास्त कहते हैं। तो उसका कब इजरा हुआ, कब वो शुरू किया गया है जो पेमेंट्स के हवाले से। ऑप्शन में हमारे पास है 9th ऑफ जनवरी, देन 11th ऑफ जनवरी और 12th ऑफ जनवरी। और इस सवाल का सही जवाब है 11th ऑफ जनवरी, यानी 11 जनवरी को पाकिस्तान में एक नए सिस्टम ऑफ पेमेंट जिसे रास्त कहते हैं उसका जो है वो आगाज हुआ है। और ये बड़ी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए से आप फौरी जो है वो रकूम अपनी भिजवा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 11th ऑफ जनवरी। तो आपने डेट को भी अच्छे तरीके से याद रखना है। ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा, जिसके जरिए से इंडिविजुअल, बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट एंटिटीज जो है वो डिजिटली जो है वो रकूम फौरन मुंतकिल कर सकेंगी। इससे एक तो करप्शन में खात्मे में मदद मिलेगी और दूसरा पेमेंट के हवाले से जो इश्यूज थे कि पहले आपने पेमेंट भेजी वो उसका चेक बाउंस हो गया, इस तरह के सारे मामला खत्म हो जाएंगे। आपकी अमाउंट जो है वो डिजिटली जो है वो इंस्टेंटली दूसरे के पास चली जाएगी, जो कि दुनिया के दीगर ममालिक में इस तरह से सिस्टम मौजूद हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। RAAS रास्त के हवाले से 11th ऑफ जनवरी की डेट है जिस दिन को ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में। वन प्लैनेट समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री, इन विच सिटी एंड इन विच स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन प्लैनेट सिस्टम के वन प्लैनेट समिट के हवाले से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th ऑफ जनवरी, ऑप्शन बी इज 13th ऑफ जनवरी एंड ऑप्शन सी इज 17th ऑफ जनवरी। तो आपने बताना यह है कि वन प्लैनेट समिट इन तीनों डेट्स में से किस डेट को मुनक्किद हुआ था। दैट इंपॉर्टेंट समिट वाज हेल्ड ऑन 11th ऑफ जनवरी। तो 11th ऑफ जनवरी के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने रास्त का जो इंट्रोड्यूस सिस्टम था वो भी 11th जनवरी के साथ है, और यहाँ पे वन प्लैनेट समिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका इजरा भी 11th ऑफ जनवरी 2021 को हुआ है। ये 4th इंटरनेशनल इवेंट है जो कि वन प्लैनेट समिट के साथ एसोसिएटेड है। दिस वाज द 4th समिट ऑफ वन प्लैनेट सिस्टम, और इसका मकसद ये है कि नेचर और इकोसिस्टम, हमारा जो फितरत का निजाम है, जो इकोसिस्टम है, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको महफूज किया जाए और इस हवाले से इक़दाम किए जाए। फ्रांस में ये मुनक्किद हुआ था और फ्रांस का शहर है मार्सिली। वहां पे वन प्लैनेट सिस्टम जो है उसका 4th सेशन हेल्ड हुआ था एंड द डेट वाज 11th ऑफ जनवरी। वन प्लैनेट समिट के जो मेंबर्स हैं उसमें फ्रांस
فرانس ہے, اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز اینڈ ورلڈ بینک. سو دیز آر کرنٹلی دی 3 ممبرز آف ون پلانٹ سمٹ. وین ISPR ریلیزڈ اے ڈاکومنٹری ٹائٹلڈ چراغیرہ. ISPR نے ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی ہے جس کا نام ہے چراغیرہ. وہ کب انہوں نے یہ ڈاکومنٹری ریلیز کی تھی؟ آپشن ہمارے پاس ہیں 11th جنوری, دین 14th جنوری اینڈ 16th جنوری, اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 11th جنوری. تو 11th جنوری کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایونٹس جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ہم پہلے راست کو دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد ون پلانٹ سمٹ ہے, اور یہاں پر نیشنل لیول پہ ایک اور امپورٹنٹ ہے یہ ایونٹ ہے, دیٹ از دی ریلیز آف اے ڈاکومنٹری کالڈ چراغیرہ, اور یہ بھی 11 جنوری 2021 کو اس کو ریلیز کیا گیا. یہ جو ڈاکومنٹری ہے اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کی کنٹریبیوشنز ہے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ریموٹ ایریاز میں دور دراز علاقوں میں اس کو اجاگر کیا جائے اور ان کی کنٹریبیوشنز کو ہائی لائٹ کیا جائے. سو اٹ واز ڈیو ٹو دیٹ کنٹریبیوشنز کے چراغ راہ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی ہے جس میں فورسز کی جو کنٹریبیوشنز ہے ان کو اجاگر کیا گیا ہے, اور ڈیٹ ہے اس کی 11th جنوری. When Donald Trump became only POTUS in the history for being impeached twice. کس تاریخ کو فارمر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دوسری مرتبہ مواخذے کی تاریخ جو ہے وہ تحریک پیش کی گئی یا ان کے خلاف مواخذہ کیا گیا, اور امریکن ہسٹری میں وہ واحد صدر بنے جن کے خلاف 2 دفعہ امپیچمنٹ کی کارروائی ہوئی. یہاں پہ آپ کو ڈیٹس آپ نے بتانی ہے. فرسٹ آپشن ہے 9th جنوری, سیکنڈ 11th جنوری, اینڈ تھرڈ از 13th جنوری. سو which was the date on which his second impeachment was initiated? So the right answer of this question is 13th January 2021. 13 جنوری کو ان کے خلاف جو دوسری دفعہ جو مواخذے کی تحریک ہے وہ پیش کی گئی. تو یہ ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ امریکن فارمر پریزیڈنٹ کے خلاف مواخذے کی دوسری تاریخ 13 جنوری کو پیش کی گئی ہے. مواخذے کے حوالے سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کریں تو 3 امریکن پریزیڈنٹس اس سے پہلے جو ہے ان کے خلاف مواخذے کی تاریخ جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے, اور فارچونیٹلی ان میں سے کسی کے خلاف بھی مواخذے کی تاریخ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, یعنی ہر دفعہ وہ ناکام ہوئی ہے. ان 3 پریزیڈنٹس میں سب سے پہلے تھے اینڈریو جانسن جن کے خلاف 1868 میں مواخذے کی تاریخ پیش کی گئی. دوسرے تھے بل کلنٹن جن کے خلاف 1998 میں امپیچمنٹ کی کارروائی کی گئی, جبکہ تیسرے صدر واحد پریزیڈنٹ جن کے خلاف 2 دفعہ مواخذے کی تاریخ پیش کی گئی وہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ. ان کے خلاف پہلی تاریخ 1919 میں جبکہ سیکنڈ ان کے خلاف 2021 میں پیش کی گئی. تو اس طرح ان کا نام ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 دفعہ ان کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی کی گئی. اسی کے خلاف بات کرتے ہیں لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ آف دی USA. دیٹ از امپورٹنٹ کوسچن. تو فرینکلن روزولٹ وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے سب سے لمبے عرصے تک امریکن پریزیڈنٹ کے حوالے سے سرو کیا, اور وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے 2 دفعہ سے زیادہ ٹرمز جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سرو کیا ہے. ان کا پیریڈ ہے 1933 سے لے کر 1945 تک, یعنی ڈیورنگ دس 12 ایئرز ہی سروڈ ایز 32nd پریزیڈنٹ آف دی USA. وہ 32nd پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ لمبا عرصہ یعنی 12 سال تک انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سرو کیا. اگر بات کی جائے شارٹیسٹ ٹینیور کی تو ولیم ہنری ہیریسن was the president of the United States who served for the very shortest period of 31st day. Only 31 day he served as the president, and this was in 1841. 1841 میں انہوں نے شارٹیسٹ ٹینیور کے لیے 31 ڈیز کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سرو کیا. واحد امریکن پریزیڈنٹ جن کے خلاف جنہوں نے ریزائن کیا تھا وہ تھے رچرڈ نکسن. وہ واحد امریکن صدر تھے جنہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کیا تھا 1974 میں, اور اس کی وجہ بنی تھی واٹر گیٹ اسکینڈل جو تھا ان کے خلاف, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کیا تھا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں امپورٹنٹ ہے. موونگ آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. وین ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم ارائیوڈ ان کراچی آفٹر اے لانگ ٹائم. سو آپشن ہمارے پاس ہیں 10th جنوری, سیکنڈ از 13th جنوری, اینڈ 16th جنوری 2021. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 16th جنوری 2021. تو 16 جنوری کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئی ہے, اور یہ والا دورہ جو ہے بڑا
ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہے کہ پاکستان ٹور جو ہے وہ 14 ایئرس کے بعد کسی ٹیم نے پاکستان کا ٹور کیا ہے. اپنے اس دورے کے دوران وہ 2 ٹیسٹ میچز اور 3 T20 جو ہے وہ انٹرنیشنل وہ کھیلے گی, اور 14 ایئرس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں کسی انٹرنیشنل ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. When DRAP approved AstraZeneca vaccines for emergency use, Regulatory Authority of Pakistan, جسے شارٹ فارم میں DRAP کہتے ہیں, اس نے ایک ویکسین کی اپروول دی ہے ایمرجنسی یوز کے لیے AstraZeneca. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ انہوں نے کس تاریخ کو اس کے استعمال کی اجازت دی, 10th January اور 13th January اور 16th January, and they give this approval on 16th January, یعنی 16 تاریخ کو 16 جنوری کو انہوں نے AstraZeneca کی ویکسین جو ہے اس کے ایمرجنسی یوز کے حوالے سے اپروول دی. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کورونا ویکسین کے حوالے سے مختلف کمپنیز کے ویکسینز جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں یا جو اس حوالے سے موجود ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کون کون سے ویکسین جو ہے وہ کس کس ملک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو ایک ویکسین ہے BBIBP کورو, اس ویکسین کا نام ہے, اور یہ سائنو فارم جو کہ چائنا کی کمپنی ہے, یہ اس کا ویکسین ہے, اس کا نام ہے BBIP کورو. دوسرا ہے سپٹنک 5, یہ رشین میڈ ویکسین ہے اور یہ بھی کورونا کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور پاکستان میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سپٹنک 5 کے حوالے سے بھی اپروول دی ہے اس کے استعمال کے فاضر. اس کے علاوہ جو ایک اور ویکسین ہے دیٹ از فائزر کا ہے, بایونٹیک کا, یہ USA اور جرمنی کی کمپنی ہے یا اس کا اوریجن وہاں سے ہے. تو یہ فائزر بایونٹیک کا کووڈ ویکسین کے حوالے سے ان کا ویکسین بھی ہے. پھر ہے AstraZeneca, یہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ جو کہ UK میں ہے, یہ اس کی کولیبوریشن سے یا اس کی ریسرچ سے بنا ہے. AstraZeneca اس کا نام ہے, آپ اس کو یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے حوالے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو UK کے حوالے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویکسین ہے BBV152 کوویکسین, اور یہ انڈیا کی پروڈکٹ ہے. So these are some of the famous vaccines which are available in the market, جو کہ دنیا میں جو ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے مختلف ممالک کی پروڈکٹ ہیں اور مختلف ممالک میں استعمال کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو یہ 5 ویکسینز ہیں جو کہ کووڈ کے حوالے سے ہیں. ایگزامینیشن میں اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے, تو اس حوالے سے میں نے یہاں پہ شامل کیے ہیں. When Joe Biden became 46th president of USA, حال ہی میں جو بائیڈن نے امریکہ کے 40ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ کس تاریخ کو انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا, 15 جنوری کو, 16th جنوری کو یا 20th جنوری کو. تو انہوں نے حلف اٹھایا جناب 20th جنوری کو. امریکن یہ ہسٹری میں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. انہوں نے 2 ڈیٹ سیٹ کی ہوئی ہیں اپنے الیکشن کے حوالے سے بھی, اور جس دن انہوں نے حلف اٹھانا ہوتا ہے وہ بھی. تو 3 نومبر کو ان کے الیکشن ہوتے ہیں, اور 20th جنوری کو ہر 4 سال کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ حلف اٹھاتا ہے. تو 20 کی تاریخ جو ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ کی حلف برداری کے حوالے سے ایسوسیٹڈ ہے. اگر ہم کرنٹ الیکشن کی بات کریں تو یہ 59th US الیکشن ہے, 59th US الیکشن ہے جو کہ موجودہ 2021 میں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو الیکشن ہلڈ ہوئے ہیں 3 نومبر 2020 کے ہوئے تھے, 3 نومبر 2020 کو یہ الیکشن ہوئے تھے. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. تو اس سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ ریپبلکن تھے, تو ریپبلکن کے بعد ایک مرتبہ پھر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ صدارت اس کے پاس آ گئی ہے. اس سے پہلے بھی ان کے باراک اوباما اور بل کلنٹن اور بش ان سب کا تعلق جو ڈیموکریٹ پارٹی سے تھا. تو ونس اگین ایک ٹرم کے بعد دوبارہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئی ہے. جو بائیڈن کے حوالے سے بات کیجیے, کافی طویل کیریئر ہے ان کا. ان کے کیریئر کے آغاز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے وہ انہوں نے سینیٹر کی حیثیت سے سرو کیا تھا دیلاواری سے, اور 1973 سے لے کر 2009 تک ہی سروڈ فار لانگ پیریڈ ایز اے سینیٹر. 1973 سے لے کر 2009 تک وہ مسلسل سینیٹر منتخب ہوئے. اس کے بعد ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 2009 سے لے کر 2017 تک یعنی کل 8 سال وہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ایز اے 47th وائس پریزیڈنٹ آف USA. تو اس طرح 2009 کے بعد ان کا وائس پریزیڈنٹ کا کیریئر شروع ہوا, اور باراک اوباما پیریڈ میں وہ مسلسل 8 سال تک امریکہ کے 47th وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس کے بعد 2020 میں کے الیکشن میں وہ 46 پریزیڈنٹ بنے ہیں. انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 306 ٹوٹل ووٹ سے 538. ان کے جو حریف تھے ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے 232 ووٹ حاصل کیے, جبکہ امریکن پریزیڈنٹ کو منتخب ہونے کے لیے کم سے کم 270 ووٹ
ووٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے جو میجارٹی کے حوالے سے. اسی کے ساتھ بات کی جائے تو کیمالا ڈیوی ہیرس یہ 49 وائس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس منتخب ہوئی ہیں. تو ان کا جو ٹرم ہے دیٹ از 49th وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. نام ہے ان کا کیمالا ڈیوی ہیریسن اور یہ فرسٹ فیمیل وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ہے. اس کے علاوہ ہائیسٹ رینکنگ یو ایس آفیشل ان دی یو ایس ہسٹری وہ بھی کیمالا ڈیوی ہیریسن ہے. اس کے بعد فرسٹ افریقن امریکن اینڈ فرسٹ ایشین امریکن کا اعزاز بھی ان کے پاس حاصل ہے. تو اس حوالے سے ان کی شخصیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. وین یونائٹڈ عرب ایمریٹس سیٹ اپ این ایمبیسی ان اسرائیل, یو اے ای نے کب اسرائیل میں اپنی ایمبیسی قائم کی؟ آپ نے ڈیٹ بتانی ہے 20 جنوری, 24 جنوری اور 26 جنوری 2021. So they set up their embassy in Israel on 24 جنوری. So this date is very important. Examination point of view سے بہت important date ہے. 24 جنوری کو یو اے ای نے اپنی ایمبیسی اسرائیل میں قائم کی تھی. When Prime Minister of Nepal کے پی شرما only expelled from Nepal, نیپال کے پرائم منسٹر کے پی شرما کو کب ایکسپیل کیا گیا نیپال سے؟ نیپال کی کمیونسٹ پارٹی سے. آپشن ہمارے پاس ہیں 20 جنوری 2021, then 24 جنوری اینڈ 26 جنوری. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 24 جنوری کو جو پرائم منسٹر آف نیپال تھے کے پی شرما, ان کو جو نیپال کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس سے ایکسپیل کر دیا گیا. ان کا یہ ڈیسیجن ان کے خلاف لیا گیا جو انہوں نے ڈیزالو کی تھی پارلیمنٹ, اس کی وجہ سے, اور سنس 15 فروری 2018 سے. ہی بلانگس ٹو نیپال کمیونسٹ پارٹی, ان کا تعلق جو ہے وہ نیپال کی کمیونسٹ پارٹی سے ہے. وین گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2021 پبلشڈ, گلوبل رسک انڈیکس کے حوالے سے گلوبلی ایک انڈیکس جاری کیا جاتا ہے. اس سال جو 2021 کا انڈیکس ہے وہ کب جاری کیا گیا؟ یہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. ڈیٹ آپ نے بتانی ہے 24 جنوری, 25 جنوری اور 26 جنوری, اینڈ دا رائٹ آنسر از 25 جنوری. تو 25 جنوری کو یہ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے 25 جنوری. اس ڈیٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. یہ ڈیولپ کرتا ہے یا ان کو انیشیٹ کرتا ہے گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کو یہ جرمن واچ کے نام سے ایک ایسوسیشن ہے جو کہ اس کو مینٹین کرتی ہے اور پبلش کرتی ہے. اور اس کا مقصد ڈیولپنگ کنٹریز کو کلائمیٹ کے رسک کے حوالے سے یا اس کے افادیت کے حوالے سے ان کی مدد کرنا, ان کو اس حوالے سے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. پاکستان مزید 5 درجے جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے موسٹ ولنریبل کنٹریز کی لسٹ میں سے اور 28th پوزیشن پر پہنچ گیا ہے. اور پاکستان کا جو جی ڈی پی لاس ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیٹ از 0.52% پر یونٹ آف جی ڈی پی, جو کہ کلائمیٹ کی وجہ سے پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے. وین سپریم کورٹ آرڈرڈ ٹو ریلیز عمر سعید شیخ, سپریم کورٹ نے حال ہی میں عمر سعید شیخ کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ حکم انہوں نے کس تاریخ کو دیا, 28 جنوری کو, 30 جنوری کو یا 31 جنوری کو. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 28 جنوری کو, یعنی سپریم کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. ان کے خلاف جو مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر تھے ڈینیل پرل, ان کو قتل کیا یا اس میں مدد کی تھی. یہ برٹش نیشنل ہیں, برٹش اوریجن کے ہیں, پاکستانی اوریجن برٹش, ٹیررسٹ آپ کہیں یا اس کو شہری کہیں, ان کا تعلق اس سے ہے. اور ان کو پاکستان کی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے 12 فروری 2002 کو اریسٹ کیا تھا. تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا. یہ ہے جناب ڈینیل پرل, جن کا تعلق جو ہے وہ امریکہ سے ہے, جرنلسٹ ہیں اور وال اسٹریٹ جرنل کے لیے کام کرتے تھے, جن کو قتل کیا گیا تھا. ان کا سر کاٹ دیا گیا تھا, ان کو قتل کر دیا تھا ٹیررسٹ نے آن 1 فروری 2002 کو, یعنی 1 فروری 2002 کو ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے یہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے دونوں شخصیات کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. وین ایجوکیشنسٹ پروفیسر قاضی جمیل ڈائٹ, مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں پروفیسر جمیل, ان کا انتقال کس تاریخ کو ہوا؟ 28 جنوری کو, 29 جنوری کو یا 30 جنوری کو؟ تو 29 جنوری 2021 کو پاکستان کے مشہور ایجوکیشنسٹ پروفیسر قاضی جمیل کا انتقال ہوا. ان کی عمر 71 سال تھی اور وہ مشہور شاعر, صحافی اور ایجوکیشنسٹ تھے. اور ان کی جو موت ہے وہ کووڈ-19 کے باعث ہوئی ہے. وچ کنٹری لانچڈ موسٹ ایڈوانسڈ وارشپ ٹائپ 054 ٹو پاکستان, کون سے ملک نے پاکستان کو موسٹ ایڈوانس لیول کی جو وارشپ ہے 054 پاکستان نیوی کے حوالے کی؟ اب آپشن میں ہمارے پاس ہیں چائنا, جاپان اور یو ایس اے. سو دیٹ کنٹریز اور فرینڈلی کنٹری چائنا جس نے موسٹ ایڈوانس وارشپ ٹائپ 054 پاکستان نیوی کے حوالے کی, اور یہ ڈیٹ تھی 30 جنوری 2021 کو. یہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہے اور دوسرا اس کا نام امپورٹنٹ ہے 054, اور
30 जनवरी को ये पाकिस्तान नेवी के हवाले की गई और ये इसकी लॉन्चिंग जो सेरेमनी है ये चाइना के हुडोंग जोंगयू शिप यार्ड में मुनक्किद हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक के आला हुक्काम ने शिरकत की थी। When Pakistan's philanthropist बिल्किस ईदी has been declared the person of the decade, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत है बिल्किस ईदी, उनको पर्सन ऑफ द डेकेड का खिताब कब दिया गया? अब्दुल-सत्तार ईदी की ये अहलिया है और उनको ये खिताब देने के हवाले से कौन सी डेट है? 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी, और उनको ये खिताब दिया गया 30 जनवरी को पर्सन ऑफ द डेकेड यानी सदी की शख्सियत। प्रोफेशनली बिल्किस ईदी जो है वो नर्स हैं और बिल्किस ईदी फाउंडेशन की आप सरबराह हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से गुज़श्ता 6 दहाइयों से वो काम कर रही हैं। तकरीबन 42,000 अनवांटेड बेबीज को वो उनकी नशोनुमा कर चुकी हैं, उनको संभाल चुकी हैं और उनको पाकिस्तान की मदर कहा जाता है। मदर ऑफ पाकिस्तान का खिताब उनको दिया गया है और उनको हिलाल इम्तियाज भी दिया गया, लेनिन पीस प्राइड भी दिया गया, मदर ट्रीसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस भी दिया गया, जबकि रोमन मागासावी अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस, ये सारे अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं। तो ये सारे अवार्ड जो है ये बिल्किस ईदी को दिए गए हैं और इन अवार्ड्स के साथ साथ जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो हाल ही में उनको दिया गया है दैट इज पर्सन ऑफ द डेकेड, जो कि 30 जनवरी 30 को उनको ये अवार्ड दिया गया। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने ख्ताम को पहुंचा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। न आने वाले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।